नमस्कार। काफ़ी डिमांड थी कि हम लोग एपीकल्चर और सेरीकल्चर के ऊपर भी चर्चा करें। तो आज का वीडियो जो है वो आपके एपीकल्चर और सेरीकल्चर टॉपिक के ऊपर बना रहेगा। थोड़ा बहुत लक्ष्य कीट पालन के ऊपर भी हम बात करेंगे और थोड़ा बहुत पर्ल कल्चर यानी कि मुक्ता संवर्धन जो होता है उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले। देखिए, टॉपिक का नाम मैं लिख रहा हूँ, एपीकल्चर। एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन। ठीक है, हम इसे मधुमक्खी पालन बोलते हैं। सिंपल है एकदम। ठीक है ना। लेकिन कमेंट में कहा कि सर एक ये वीडियो होना चाहिए, तो हम लोग पहले इस पर बात कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हर एक टॉपिक के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। एग्जाम से पहले आपका, हालांकि दिन तो बहुत कम रहे हैं मुझे पता है, लेकिन एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर मैं चर्चा आपसे आप लोगों से कर लूंगा। ठीक है ना। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के मैराथन हम लोगों ने ले रखी है और अभी अपने इस पर बात कर रहे हैं जो हमारे एपीकल्चर और सेरीकल्चर के ऊपर चर्चा हो रही है। फिजिक्स का भी हम लोग एक मैराथन इसमें शामिल करेंगे। ठीक है ना। तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए और वो भी बहुत शानदार होने वाला है। दो टॉपिक आपके, लेकिन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से अपने एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है। लेकिन आज अभी एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन। सबसे पहले देखो कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है ना। उद्देश्य है इसका शहद की प्राप्ति करना। ठीक है ना। शहद किसके स्रोत होते हैं? तुरंत ऊर्जा देने वाले ग्लूकोज, प्रकृति के सबसे मीठे पदार्थ फ्रक्टोज, या प्रकृति के सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज, है ना। सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठा पदार्थ नहीं बोलेंगे, सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज, और फास्फोरस का उत्तम स्रोत होता है। ठीक है ना। ये चीजें इसमें हम लोग देखा करते हैं, तो ये इसके मेन कंपोनेंट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो उद्देश्य हमारा हो जाएगा कि हम शहद प्रोडक्शन करना चाहते हैं। ठीक है ना। शहद उत्पादन करना मुख्य उद्देश्य माना जाता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और फास्फोरस। उसके बाद हम देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एपीकल्चर के अंदर कौन कौन सी मधुमक्खियां जो हैं, मतलब हम शामिल करते हैं, या कौन कौन सी मधुमक्खियों की प्रजातियां हैं, लेकिन हम पालन में कौन सी मधुमक्खी का इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक है ना। और कुछ एक जनरल छोटी छोटी बातें और इसके वर्गीकरण से संबंधित में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे इसका कुल जो है वो क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग जगत, संघ, वर्ग, गण, ठीक है ना, और फिर अपने कुल, कुल के बाद में वंश, और वंश के बाद में जाति। इस तरीके से अपने जो है इन चीज़ों को पढ़ा करते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो इसका जो कुल होता है वो होता है अपोइडिया। ठीक है ना। अपोइडिया, अपोइडिया इसका कुल होता है। और कुल वैसे तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि बाई चांस अगर ऐसी चीज़ें कोई पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए। वंश इसका जो होता है वो होता है एपिस, और जाति जो है इसकी कई प्रकार की होती हैं, जैसे इंडिका वगैरह। हम लोग कई जातियां इसकी पढ़ा करते हैं। मूल रूप से जैसे मैं एपिस इंडिका वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अब मधुमक्खी की कितनी प्रजातियां हम लोग पढ़ा करते हैं, तो फटाफट मैं नाम लिखता हूँ। देखिए, 4 प्रजातियां हम लोग पढ़ा करते हैं। सबसे पहले एपिस इंडिका। ठीक है। एपिस इंडिका, जिसे भारतीय मोना मक्खी के नाम से जाना जाता है। भारतीय मोना मक्खी के नाम से इसे जाना जाता है। फिर दूसरा है एपिस डोरसेटा। ठीक है ना। एपिस डोरसेटा। ओके। ये मक्खी बहुत खतरनाक मक्खी होती है। ठीक है ना। गुस्सैल स्वभाव की मक्खी होती है, इस वजह से इसका पालन नहीं किया जाता है। ठीक है। तो पालन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, इससे जो है शहद का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। फिर आता है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा, मधुमक्खी पालन में इसी मक्खी का जो है यूज किया जाता है। मधुमक्खी पालन में, है ना, उपयुक्त मक्खी होती है। इससे जो शहद है उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग देखते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में आ जाता है अपने पास एपिस फ्लोरिया या एपिस फ्लोरी। ठीक है। इस तरीके से अब देखो, पहला प्रश्न तो ये बन गया। एपिस इंडिका वगैरह तो देखो मुझे लगता नहीं है कि ये प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन हाँ, मधुमक्खी पालन क्या है? एपीकल्चर। क्यों एपीकल्चर? क्योंकि एपिस इसका वंश है, इसलिए एपीकल्चर शब्द यूज हो रहा है। उद्देश्य क्या है? शहद का उत्पादन करना। शहद में क्या होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और फास्फोरस होता है। कितनी प्रजातियां इसकी प्रसिद्ध हैं? 4 प्रजातियां, जिनमें एपिस इंडिका, एपिस डोरसेटा, एपिस मेलिफेरा और एपिस फ्लोरिया। ठीक है ना। अच्छा, किसका यूज किया जाता है मधुमक्खी पालन में? तो एपिस मेलिफेरा जो है इसका अपने मधुमक्खी पालन में यूज करते हैं। ठीक है। अगला देखो, अब एक तो ये पॉइंट बन ही गया। अब नेक्स्ट देखिए, एक छत्ते के अंदर मधुमक्खी पालन में जब हम लोग एक छाता तैयार करते हैं उसका,
है ना, एक पूरा का पूरा उसका सिस्टम जो है, उसमें कितने प्रकार की मधुमक्खियां हम लोग देखा करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मधुमक्खी जो है उसके अंदर 3 प्रकार की मधुमक्खियां हम लोग देखते हैं। ठीक है। हाँ, अब वो 3 हैं कौन कौन सी? देखिए, एक तो है रानी मक्खी, ठीक है ना, और एक होता है नर, और एक होता है आपके श्रमिक। ठीक है। रानी मक्खी की संख्या होती है 1, नर होते हैं लगभग 100 के करीब, और श्रमिक होते हैं हजारों में। है ना, किताबों में यहाँ तक मिला हुआ है कि लगभग एक छत्ते के अंदर 60,000 श्रमिक होते हैं। ठीक है ना, ये चीजें भी है। रानी मक्खी जो है, इसका काम क्या है? अंडे देना। का एक ही काम है, वो है अंडे देना। वहीं नर जो है, इसका काम क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, इसका काम है सिर्फ और सिर्फ निषेचन करना। ठीक है ना, निषेचन करना इसका काम है, अंडों का निषेचन करना। ठीक है। और इसके पश्चात इसका बिल्कुल भी कोई महत्व नहीं रहता है। ठीक है ना, नर का फिर कोई महत्व नहीं रहता, और ये बाद में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनको छत्ते में एंट्री बंद हो जाती है, ये बैगिंग करते रहते हैं आसपास। ठीक है ना, लेकिन इनकी एंट्री नहीं होती है, तो ये वहीं पर नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। जबकि श्रमिकों का काम क्या होता है, अगर इनकी बात करें, तो इनका काम होता है जितना भी प्रकार का पराग एकत्रित करना है, ठीक है ना, जल एकत्रित करना है, पूरी कार्य प्रणाली संभालने का काम श्रमिकों का ही होता है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है ना, वो चीज़ है। तो पराग एकत्रण, ठीक है, पोलन कलेक्शन जिसको हम कह सकते हैं, इनका काम है ना, जल की आपूर्ति। आप लोगों ने देखा होगा, मधुमक्खियां जो है जल स्रोतों के पास मंडराती रहती है, तो इनका वर्क हो गया ये। ठीक है ना, इसी के अंदर जो है हम लोग विषयुक्त डंक देखा जा सकता है, विषयुक्त डंक देखने को मिलता है श्रमिकों के अंदर, जबकि रानी और नर जो हैं, इनके पास किसी विशेष प्रकार के ऐसे कोई डंक नहीं होते हैं। रानी मक्खी जब अंडे देती है, देखो मैं मूल रूप से फैक्ट जो है ना, मैं केवल फैक्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वहीं से प्रश्न आ सकते हैं आपके पेपर में। तो रानी मक्खी जो है अंडे देती है 2 प्रकार के, देखो 2 प्रकार के अंडे देती है, ये याद रखने लायक पॉइंट है। ठीक है, पिछले पेपर में भी यहाँ से प्रश्न आपके बन चुका है। एक होता है निषेचित अंडे, ठीक है, और एक होता है अनिषेचित अंडे। ओके, अब याद रखना है, निषेचित अंडों से 2 प्रकार के, और वैसे देखें तो निषेचित अंडे से जो उत्पन्न होता है उसे अपने बोलते हैं मादा। ठीक है ना, निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है कौन? मादा। अनिषेचित अंडे से कौन उत्पन्न होता है? तो नर। आप याद रखना, नर की उत्पत्ति, मधुमक्खी में नर की उत्पत्ति किस प्रकार के अंडों से होती है? तो अनिषेचित अंडों से होती है, याद रखोगे ना। और निषेचित अंडों से क्या बनती है? मादा। मादा का भविष्य है, मादा का जो भविष्य है वो आगे 2 प्रकार का हो सकता है। अब वो 2 प्रकार का कैसे हो सकता है वो समझिए। यहाँ इसका 2 प्रकार का भविष्य हो सकता है। एक तो क्या, या तो ये क्या बन जाएगी? रानी मक्खी बन जाएगी। ठीक है ना, रानी मक्खी का तो काम क्या होगा? अंडे देना काम होगा इसका तो। ठीक है ना, तो या तो रानी मक्खी बनेगी, और या फिर ये क्या बन जाएगी? बंध्य मादा बन जाएगी। जब वो बंध्य मादा बन जाएगी, ठीक है ना, तो इस बंध्य मादा को अपने जो है क्या बोलेंगे? श्रमिक बोलेंगे। ये प्रश्न आप लोगों के इससे पहले जो एग्जाम था जूनियर अकाउंटेंट का, ठीक है ना, जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्जाम था 2016, उसमें आपके ये प्रश्न एज इट इज बन रखा है। ठीक है, अब देखो, निषेचित अंडे से क्या बना? फर्टाइल जो एग है उससे क्या बना? मादा। मादा का भविष्य 2 रूप में है, या तो वो रानी बनेगी या फिर वो बंदे रह जाएगी। बंदे रह जाएगी तो उसको अपने श्रमिक बोलेंगे। ठीक है ना, ये रानी और बंदे रहना, ये रानी मक्खी के ऊपर ही निर्भर करता है। तो इनसे पहले रानी मक्खी होती है, वो क्या करती है? रॉयल जेली खिलाती है। तो जिनको रॉयल जेली मिलती है भोजन के रूप में, इनका जो भोजन होता है वो होता है रॉयल जेली। ठीक है ना, तो जिनको भोजन के अंदर रॉयल जेली मिलती है वो तो क्या बन जाती है? रानी मक्खी। जैसे वो रानी मक्खी बनती है, अब ये रानी मक्खी क्या करती है? अन्य परिवर्तित होने वाली रानी मक्खियों को नष्ट कर देती है, और एक केमिकल का स्त्राव करती है जिसका नाम होता है, एक स्त्राव छोड़ती है ये जिसका नाम होता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। ठीक है ना, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल जो है इसका स्त्राव करती है ये लाइन अपने को याद रखनी है। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल, ठीक है ना, इसका स्त्राव करती है। और ये जो स्त्राव होता है, इस स्त्राव का काम क्या है? कि मादाएं जो होती हैं उनको बंदे कर देना। ठीक है ना, यानी कि इस स्त्राव का काम है मादाओं को बंधे कर देना, ताकि वो अंडा उत्पादन न कर सके। क्यों? क्योंकि अगर हर कोई फीमेल मान लो
है ना, नर के साथ जो है मेल के साथ फर्टिलाइजेशन करके और अंडे देने लगी, तो फिर रानी मक्खी का तो फिर कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। समझ रहे हो ना? तो उसका महत्व बनाए रखना है। और रानी मक्खी अपना संपूर्ण प्रभुत्व छत्ते के ऊपर बनाए रखने के लिए अन्य परिवर्तित होने वाली रानी मक्खियों को मार देती है और एक केमिकल का स्त्राव करती है, जिस केमिकल का नाम है अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल। ये मादाओं को क्या कर देता है? बंधे कर देता है। और जैसे ही ये बंधे करता है तो वो बंधे मादाएं जो है बाद में क्या बन जाती हैं? श्रमिक बन जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ तक इस तरीके से याद रखना है। बहुत सिंपल और एकदम सॉलिड तरीके से मैंने आपको बता दिया है, और यही आपकी चीजें जो है पेपर में बन सकती हैं। श्रमिक जो है इनका काम ही क्या करना है? पराग एकत्रित करना। इसलिए इनके अंदर पोलन ब्रश देखने को मिलते हैं, इनके पैरों के अंदर। ठीक है ना, पैरों के अंदर जो है इनमें पोलन ब्रश देखने को मिलते हैं, और साथ ही यहाँ पोलन बास्केट जो होती है वो भी देखने को मिलती है, ताकि पराग को एकत्रित किया जा सके। ठीक है ना, और उसको एकत्रित करके छत्ते तक पहुंचाया जा सके। तो उसकी जो लास्ट टांगी होती है उनमें ब्रश लगे होते हैं। ठीक है ना, ये सिस्टम है इनका। तो वो उससे क्या करते हैं? पराग को एकत्रित करते हैं और आसानी से छत्ते तक ला सकते हैं। अब एक पॉइंट और देखिए, मधुमक्खियों में क्या होता है? सूचना प्रसारण करने के लिए, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए। ठीक है ना, सूचना प्रसारण मधुमक्खी के अंदर कम्युनिकेशन कहने का मतलब, अब क्योंकि आपस में बात तो नहीं कर सकती ना ये, तो कम्युनिकेशन करने के लिए क्या करती है? ये कोई एक्टिविटी करती है। ठीक है, अब वो एक्टिविटी क्या है वो समझिए। एक्टिविटी देखिए मैं आपको बताता हूँ। जो इनकी एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो प्रक्रिया होती है, उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं बी डांस। ठीक है, बी डांस बोलते हैं, यानी कि मधुमक्खी के नाच। और मधुमक्खी दो प्रकार के नाच करती हैं। एक तो होता है राउंड डांस, ठीक है, एक तो होता है जी राउंड डांस, और एक होता है टेल वेगिंग डांस। ठीक है ना, ये दो प्रकार का डांस करती है, टेल वेगिंग डांस। ठीक है ना, तो टेल वेगिंग डांस भी हो गया। ठीक है, इंग्लिश में इनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं दुम दोलनी नाच। ठीक है, बाई चांस अगर कोई पूछ ले तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और राउंड डांस को जैसा कि नाम से पता चल रहा है गोल नृत्य है। जैसे ही कोई श्रमिक मान लो किसी डायरेक्शन में जाता है और उसको लगता है कि यहाँ मेरे को पराग मिला, यहाँ मेरे को सरसों के खेत मिले, यहाँ पर पराग मिला, यहाँ पर पानी भी है, सब चीजें अच्छी हैं, तो वो भागता हुआ छत्ते के पास आता है और छत्ते के पास आकर ये एक्टिविटी करता है, डांस करता है वो। जैसे जैसे वो डांस करता है तो बाकी जो उसको देखते हैं कि हाँ भाई ये हमें क्या जो है सूचना दे रहा है, तो उनको पता होता है, क्योंकि उनका सिस्टम है, यही कम्युनिकेशन का स्किल ही यही है उनके पास। तो वो उसके पीछे हो जाती हैं, और फिर वो उनको कहाँ लेके जाता है? पराग वाले क्षेत्रों में लेके जाता है और पानी वाले क्षेत्र में लेके जाता है। तो उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है। ठीक है ना, तो जिसको जो सूचना मिलती है उस सूचना को बताने के लिए जो है, उस रिस्पॉन्स को बताने के लिए जो है मधुमक्खियां डांस करती हैं। ठीक है ना, जिनको हमने बी डांस बोला। और बी डांस जो है वो क्या है? कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। आप लोग फेरोमेन भी शायद सुने होंगे आप लोगों ने। तो फेरोमेन जो है वो मधुमक्खी कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं कर रही है। फेरोमेन्स यूज किया जाता है फॉर अट्रैक्शन। ठीक है ना, जो रानी मक्खी होती है वो नर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए फेरोमेन का स्त्राव करती है, वो अलग बात है, वो कम्युनिकेशन के लिए नहीं है। ठीक है ना, बाई चांस अगर आपने कम्युनिकेशन के लिए ऐसा वर्ड सुन रखा हो तो आप थोड़ा सा इसको क्लियर समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद में देखिए, इसके बारे में दुनिया को सबसे पहले किसने बताया, खोज इसकी किसने की? तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अर्नेस्ट स्पाइजनर। ठीक है, अर्नेस्ट स्पाइजनर। ओके, अर्नेस्ट स्पाइजनर जो है ये साइंटिस्ट था। ठीक है ना, इसने इसके बारे में सबसे पहले दुनिया को बताया। लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन किसने किया? कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है, विस्तृत अध्ययन जो है वो किसने किया? तो आपने याद रखना है, विस्तृत अध्ययन किया था किसने भाई? विस्तृत अध्ययन किया था कार्ल वोन फ्रिश ने। कार्ल वोन फ्रिश। ठीक है ना, इसने इसका विस्तृत अध्ययन किया था। और कब से कब तक किया था? तो 1946 टू 1969, यानी कि लगभग 23 साल तक इसने इन चीजों के बारे में स्टडी किया। और यही कारण है कि इस काम के लिए कार्ल वोन फ्रिश को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है भाई, मधुमक्खी पालन में इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता आपके पेपर में कोई प्रश्न बनेगा। ठीक है ना, तो जैसा मैंने आपको बताया ठीक इसी तरीके से जो है आप इसको लर्न कर लो और आपकी बातें बन जाएगी। ठीक है ना, चलिए ये हमने काम कर लिया बहुत ही कम समय में, मात्र 15 मिनट में हमारा काम हो गया, देखो, है ना। और अब मैं जो है आपके लिए एक शॉर्ट मेथड तैयार कर देता हूँ, किसके लिए? रेशम कीट पालन के लिए।
चलिए एक वर्ड यूज कर लेता हूँ मैं फॉर सेरीकल्चर, क्योंकि वो कमेंट में बोला था कि ये समझना है, मुझे लगा कि कोई बहुत टफ टॉपिक होगा। अब कार्बन समझिए, अब प्रकाश के कॉन्सेप्ट समझिए, लेकिन ये भी अगर समझना है देन आई एम रेडी फॉर इट, नो प्रॉब्लम। सेरीकल्चर देखो, सबसे पहले सेरी शब्द यहाँ पर जो बना है वो क्यों बना है? सेरी शब्द इसलिए बना है क्योंकि रेशम जो होता है ना, रेशम का रेशा सेरिसिन प्रोटीन निर्मित होता है। रेशम का रेशा सेरिसिन प्रोटीन से निर्मित होता है, ठीक है ना। रेशम का रेशा सेरिसिन प्रोटीन से निर्मित होता है, यही कारण है कि हम इसे सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सेरिसिन आप शब्द याद रखेंगे। फिर देखो कल्चर, कल्चर का मतलब क्या होता है? संवर्धन करना होता है। कल्चर का मतलब होता है संवर्धन करना। अब ये तो कोई बड़ी बात हुई नहीं, है ना, ये तो सिंपल सी बात है। संवर्धन का मतलब क्या होता है कि मात्रा में वृद्धि करना, जिससे हमें इकोनॉमिक पोटेंस प्राप्त हो सके, यही कल्चर है। आप जब भी किसी जगह पर कल्चर शब्द सुनते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि आप इतना प्रोडक्शन करो, जीवों की संख्या, पादपों की संख्या, जंतुओं की संख्या इतनी ज्यादा करो जिससे आपको इकोनॉमिक पोटेंस प्राप्त हो सके, यही चीज है, इसी को कल्चर बोलते हैं हम लोग। एपीकल्चर, सेरीकल्चर, एग्रीकल्चर, पामीकल्चर, कितने सारे कल्चर है ना, ओलेरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर वगैरह, सभी इसी तरीके से वर्ड यूज किया जाते हैं। ये तो हो गया शब्द का अर्थ। दूसरा यह है कि रेशम कीट पालन को ही सेरीकल्चर बोलते हैं, ये तो सबको पता ही है, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो कोई गलत करेगा ही नहीं। रेशम कीट पालन। अब देखो कि रेशम कीट की जो शुरुआत है, रेशम कीट पालन की शुरुआत जो है ये बहुत पुरानी 2697 ईसा पूर्व, ठीक है ना, 2697 ईसा पूर्व चाइना में इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले ना। चीन में एक क्वांगटी प्रदेश था, हालांकि ये मुझे नहीं लगता कि आपके पेपर के लायक बात है, लेकिन क्योंकि बुक्स में है ऐसी बातें तो मैं आपको एज इट इज बता रहा हूँ। क्वांगटी प्रदेश की एक महारानी थी जिसने इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है ना। लोटजू, लोटजू नाम की महारानी थी, उसने इसकी शुरुआत करी, और इसी के साथ रेशम कीट का उत्पादन स्टार्ट हुआ। ऐसा भी किताबों में लिखा हुआ मिलता है कि 500 ईसा पूर्व हमारे देश से दो जासूस लोग, दो साधु के वेश में गए वहां पर, और उन्होंने रेशम कीट के कीड़ों को वहां से चुराया और भारत में आए, तब से भारत में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। लेकिन हमारी बुक्स जो है वो एक बात जो हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग कहती है, तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है ना। भारत में औद्योगिक शुरुआत, भारत में औद्योगिक रूप से शुरुआत, तो मित्रों आपको मैं बता दूं, भारत में औद्योगिक रूप से शुरुआत हुई थी 1905, 1905 में, ठीक है ना। पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली, आपको पता होगा, पूसा इंस्टीट्यूट बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर फील्ड में, है ना। बहुत सारी ऐसी किस्में आप पढ़ते हैं जिनके आगे आप पूसा शब्द यूज किया करते हैं, जैसे पूसा नन्हा, है ना, पपीते की किस्म है जो घरों में हम लोग लगाया करते हैं। तो पूसा शब्द जब भी आप सुन लें, इसका मतलब, इसका अर्थ सिंपल सिंपल ये है कि उस किस्म का प्रोडक्शन, उस किस्म की खोज, उसकी तैयारी जो है, वो सारा का सारा निर्माण वगैरह जो भी काम हुआ है, वो सारा काम हुआ है पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है ना। जैसे पूसा चेतकी नाम भी आपने सुना होगा, ये भी एक प्रकार से जो अपने मूली है उसकी एक किस्म होती है, ठीक है ना। तो पूसा इंस्टीट्यूट में, और वहां पर इसके ऊपर अध्ययन करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था लेफ्रॉय, तो इनके नेतृत्व में जो है रेशम कीट का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। अब देखो उद्देश्य क्या है रेशम कीट पालन का? रेशम की प्राप्ति करना। रेशम क्या है? प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? सेरिसिन प्रोटीन है, यही कारण है कि हम इसे सेरिकल्चर बोलते हैं। सेरिसिन या फाइब्रोइन, मोस्टली सेरिसिन वर्ड ज़्यादा फेमस है, तो आप सेरिसिन शब्द यहाँ पर जो है चुन लेते हैं। अब अगली बात सुनिए, अगला बिंदु क्या है कि रेशम जो है ये मतलब कितने प्रकार का हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, कितने प्रकार के रेशम का हम कल्चर करते हैं। लेकिन उससे पहले क्लासिफिकेशन की 3 लाइनें मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि वैसे तो जगत भी आता है इसका, जगत आता है, संघ आता है, जैसे जगत आ गया, तो अगर हम जगत पढ़ें तो इसका एनिमेलिया जगत है ना, आर्थ्रोपोडा इसका संघ है, ठीक है ना, वर्ग इसका इंसेक्टा है, गण इसका डिप्टेरा है। लेकिन हमें याद करना है कुल, वंश और जाति, 3 लाइन है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ इसका जो कुल होता है ना, इसका कुल होता है बॉम्बी सीडे, ठीक है ना। मैं तो आपको अभी इस क्लास में तो है ना, मैं आपको सिर्फ फैक्ट वाली बातें बता रहा हूँ, ठीक है। बॉम्बी सीडी, बॉम्बी सीडी कुल है इसका
वंश जो है इसकी, वंश जो है इसका, वंश जो है इसका वो है बॉम्बिक्स, और जातियां इसकी जो है कई प्रकार की हैं। जाति वैसे मैं अगर यहाँ पर वर्ड यूज करूँ तो मोराई, बॉम्बिक्स से मोराई। तो रेशम कीट का जो जैविक नाम है, बायोलॉजिकल नाम है, वो क्या है? बॉम्बिक्स से मोराई। ठीक है ना, ये चीज है। अब रेशम के प्रकार और बस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है ना, सुनिएगा। रेशम के प्रकार, कितने प्रकार का रेशम हम लोग प्रोड्यूस किया करते हैं। ठीक है ना, तो मैं एक तरफ रेशम का प्रकार लिखूंगा, दूसरी तरफ रेशम कीट का नाम लिखूंगा, और तीसरा मैं बिंदु लिखूंगा कि ये किस वृक्ष के ऊपर इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है ना, वैसे देखो आपके पेपर में बन सकता है कि मलबरी सिल्क कहाँ प्राप्त होता है, ठीक है ना, और एरी सिल्क बताओ, टसर सिल्क बताओ, तो थोड़ा थोड़ा आपको याद होना चाहिए। बस वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक तरफ मैं लिख रहा हूँ रेशम, दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूँ रेशम कीट का नाम भाई। ठीक है, और इससे ज़्यादा तो आपको कहीं भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाला। और उसके बाद में मैं लिख रहा हूँ, है ना, पादप या वृक्ष जिसके ऊपर उसका मतलब प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट देखिए, हम लोग पढ़ा करते हैं मलबरी सिल्क, ये रेशम का प्रकार है, मलबरी सिल्क। ठीक है, इसके कीट का नाम होता है बॉम्बिक्स मोराई। ये कीट का नाम है, मैं आपको बता दूं, बॉम्बिक्स मोराई। कुल बॉम्बिक्स से मोराई, बॉम्बिक्स वन से मोराई इसकी जाती है। और प्लांट जिसके ऊपर इसका उत्पादन होता है वो है सहतूत। अब सहतूत का भी अगर आप बोटनिकल नेम याद करना चाहते हैं, मोरसल्वा। ठीक है, ये याद रखें। उसके बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु, एक और सिल्क है जिसका नाम है टसर सिल्क। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट मैं डाल देता हूँ, मुझे लगता है ये पेपर में आना चाहिए। टसर सिल्क जो है, इसके कीट का नाम है एंथेरिया पेफिया। ठीक है, एंथेरिया पेफिया। ठीक है, एंथेरिया पेफिया। और इसका प्रोडक्शन जो है वो कहाँ पर होता है? अर्जुन, अर्जुन पादप पर। ठीक है, और अर्जुन जो है उसका वैज्ञानिक नाम है टर्मिनेलिया अर्जुना, टर्मिनेलिया अर्जुना, टर्मिनेरिया अर्जुना, टर्मिनेलिया अर्जुना, लाइक दिस। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है एरी सिल्क। ठीक है, एरी सिल्क, एरी सिल्क हम लोग पढ़ा करते हैं। ठीक है, और इसके कीट का नाम है एटेकस, एटेकस या एटकेस या एटकस भी लिख सकता हूँ मैं, एटकस रेसिनी। ठीक है, और इसका प्रोडक्शन होता है वो होता है अरंडी के ऊपर, अरंडी वृक्ष के ऊपर। और अरंडी का बोटनिकल नेम आपको बता देता हूँ, रिसिनस कम्युनिस, रिसिनस कम्युनिस। ठीक है, अब देखो एरी, रेसिनी, है ना, देखो एरी सिल्क अरंडी ये दोनों मैच हो रहे हैं, रेसिनी और रिसिनस ये भी मैच हो रहे हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा मैचिंग मैचिंग अगर आपको मिले तो बेटर रहेगा, याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। वहीं नेक्स्ट पॉइंट और सुनिए, एक और मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, एरी सिल्क, एक मूंगा सिल्क भी आता है। ठीक है, मूंगा सिल्क, है ना, एक मूंगा सिल्क भी बहुत फेमस है। और मूंगा सिल्क जो है वो प्रोड्यूस होता है किस प्लांट के ऊपर? अपने सोम प्लांट के ऊपर। ठीक है, बाकी इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें, जैसे सारे नाम तो बता ही रहा हूँ मैं, इसका जो नाम होता है वो होता है एंथेरिया असामेंसिस, एंथेरिया असामेंसिस, असामेंसिस। ठीक है, एंथेरिया असामेंसिस, मूंगा मेंसिस, मूंगा मेंसिस, मूंगा असामेंसिस, दो चार बार ऐसे बोलेंगे तो आपको याद होने लगेगा। ठीक है, और इस प्लांट का सॉरी इस कीट का पालन किस प्लांट के ऊपर किया जाता है? सोम वृक्ष के ऊपर। और सोम वृक्ष का बोटनिकल नेम होता है मैचिलस। ठीक है ना, मैचिलस बॉम्बिसिना, मैचिलस बॉम्बिसिना हम पूरा लिखें तो मैचिलस बॉम्बिसिना वर्ड में लिख देता हूँ। ठीक है? वहीं अगर अपने एक और सिल्क की बात करें, मलबरी, टसर, एरी, अरंडी और एक देव मूंगा सिल्क आप और लिख लीजिए।
ठीक है, और देव मूंगा सिल्क, ठीक है ना। देव मूंगा सिल्क जो है, इसका प्रोडक्शन जो होता है वो होता है थायोपेलिया रिलीजियोसा, थायोपेलिया रिलीजियोसा, ठीक है। देव मूंगा इसका जो प्रोडक्शन है, सॉरी इसके कीट का नाम है वो है थायोपेलिया रिलीजियोसा। ये भी मुझे लगता है ठीक इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मोटे मोटे जो नाम है वो याद रखो आप, है ना, रिलीजियोसा, थायोपेलिया रिलीजियोसा, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्शन होता है वो एक तो सोम वृक्ष या फिर फाइकस वृक्ष, सोम या फाइकस वृक्ष जो है, इस पर इसका प्रोडक्शन जो है किया जाता है। देखो बाई चांस अगर कोई जैविक नाम पूछ ले तो याद रखना है, लेकिन हाँ ये नाम सारे याद रखने हैं, ठीक है। मलबरी सिल्क शहतूत पर होता है, टसर सिल्क अर्जुन पर होता है, ये नाम रखने हैं। ये ऑप्शनल है, याद हो तो बेटर है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा मैं ट्रिकी बताऊंगा, कुछ आपको याद करने का तरीका बताऊंगा। एरी सिल्क अरंडी, एरी अरंडी टसर अर्जुन, मूंगा सिल्क सोम, मूंगा सोम, सोम मूंगा, है ना, ऐसे याद रखो। देव मूंगा सोम और फाइकस, देव मूंगा सोम और फाइकस, ठीक है। अब देखिए कुछ याद करने के तरीके में देखिए, है ना। मलबरी वाला तो देखो आपको याद रखना ही है, सहतूत मोरस अल्बा, ठीक है। बॉम्बिक्स मोराई, ये मूल रूप से यही नाम है, ठीक है। मलबरी मोराई मोरस, मलबरी मोराई मोरस, ठीक है, ऐसे याद रखना है। फिर देखो टसर, टसर जो है ना, टसर जो है वो अर्जुन पर होता है, ये बहुत फेमस है। ये तो आप ऐसे याद रखोगे कि सबसे ज्यादा फेमस, इसलिए याद रखना ही पड़ेगा। टसर सिल्क एंथेरिया पेफिया अर्जुन, टर्मिनेलिया अर्जुना, अर्जुन वृक्ष जो है उसकी छाल बहुत ज्यादा मतलब काम की छाल मानी जाती है, ठीक है। एरी अरंडी, ये देखो ये दोनों नाम मैच हो रहे हैं, अगर आप गौर कर पा रहे हैं तो ये दो नाम तो आपके मैच हो रहे हैं, एरी अरंडी, ठीक है ना, ये दो नाम तो मैच हो गए। फिर देखो रेसिनी रिसिनस, रेसिनी रिसिनस, रेसिनी रिसिनस दोनों मैच हो गए, है ना, तो ये भी आपको याद हो गया। फिर देखो मूंगा, मूंगा आसामेंसिस, मूंगा आसामेंसिस सोम प्लांट के ऊपर इसका पालन किया जाता है। फिर देव मूंगा, देव जो है वो रिलीजियस, रिलीजियस शब्द जो है वो धार्मिक अ, अर्थ होता है, तो देव रिलीजियस, याद रहेगा ना, देव रिलीजियस। और मूंगा आपने सोम पढ़ा ही था, नो प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा आपको अगर तीन ही याद रह जाते हैं तो दो तो अपने आप ही मैच हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप देव रिलीजियस, एरी और अरंडी, ठीक है ना, और मलबरी और मोरस और मोराई और मोरस ये याद कर लेते हैं, तो टसर तो अपने आप अर्जुन के साथ मैच हो जाएगा, और मूंगा सोम के साथ मैच हो जाएगा। और मूंगा तो आप पहले से सोम पढ़ रहे हैं, दो तीन बार थोड़ा सा लर्निंग अच्छी करोगे तो आपका ये मामला जो है काफी हद तक सटीक और सही हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए रेशम के प्रकार आपके। फिर देखिए कि रेशम कीट जो है उसके जीवन में कई सारी अवस्थाएं हम लोग देखते हैं, एक साइकिल बनाऊंगा और सारा काम हमारा सेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए रेशम कीट, ठीक है, रेशम कीट का लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, बस जीवन चक्र से ही बात हमारी बन जाएगी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक तो होता है वयस्क सलभ, जिसको अपने बोलते हैं वयस्क कीट जो होते हैं, इसमें नर भी होता है और नर के साथ मादा, ठीक है ना। मादा का काम क्या है, अंडे देना, ठीक है। अंडे से क्या निकलता है, लार्वा, मोटी मोटी बातें याद रखनी है। लार्वा को हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर, लार्वा को अपने क्या बोलते हैं, कैटरपिलर, ठीक है ना। कैटरपिलर का जब रूप चेंज होता है तो हम उसको बोलते हैं मोल्टिंग, मोल्टिंग यानी कि निर्मोचन, निर्मोचन शब्द भी यूज हो सकता है, विमोचन शब्द भी वर्ड यूज हो सकता है, अर्थात रूप बदलना। जब कैटरपिलर रूप बदलेगा तभी तो नई चीजें सामने आएंगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, लार्वा के कई इंस्टार आते हैं, कई फेजेज आती हैं, ये कम से कम 4 बार निर्मोचन करता है और 5 इसमें इंस्टार आते हैं, ठीक है ना। जैसे ही निर्मोचन आता है तो लार्वा की अवस्थाएं आती है जिनको हम इंस्टार बोलते हैं, इंस्टार फेजेज, अर्थात ये इसकी लार्वा की कुछ अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। कैटरपिलर अर्थात लार्वा जो है वो रेशम कीट की सबसे ज्यादा सक्रिय अवस्था है, सर्वाधिक सक्रिय अवस्था, ठीक है। यानी कि सर्वाधिक सक्रिय अवस्था का मतलब क्या है, सर्वाधिक भोजन, लार्वा जितना ज्यादा भोजन करेगा उतना ही ज्यादा रेशम कीट रेशम का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है ना, ये चीज है। अब जैसे इंस्टार आते हैं, इंस्टार के बाद की प्रोसेस क्या होती है, देखो इंस्टार के बाद में ये लार्वा क्या करता है, अपने लार से एक
बहुत महीन धागेनुमा संरचना जो है वो स्रावित करता है, लार स्रावित करता है, और अपना मुंह जो है ऐसे राउंड बाय राउंड घुमाता है। उस वजह से क्या होती है, वो लार उसके पूरी बॉडी के ऊपर आ जाती है, तो वो तो बन जाता है कोकून। ठीक है ना। तो आवरण जो है, एक आवरण लिख देता हूँ, आवरण जो है वो तो बन जाता है देखो कोकून। ठीक है ना। कोकून जिसको आप कोया बोलते हैं, रेशम की प्राप्ति कोकून से होती है। रेशम की प्राप्ति जो है वो तो किससे होती है, कोकून से। ठीक है। जबकि इस आवरण के अंदर जो जंतु होता है, आवरण के अंदर जो जंतु होता है उसका नाम है प्यूपा। ठीक है ना। प्यूपा जो है वो जंतु है, वो एनिमल है, वो जंतु है। ठीक है ना। रेशम कीट जो है उसको प्यूपा बोलते हैं, और उसके ऊपर जो आवरण आता है वो आवरण क्या होता है, कोकून। इसी कोकून से रेशम की प्राप्ति होती है। ठीक है। हाँ, एक नोट बना देता हूँ मैं इधर। नोट क्या है, देखिए गौर कीजिएगा। जो रेशम कीट का प्यूपा होता है, इस प्यूपा को क्राइसेलिस के नाम से जाना जाता है। बाई चांस आपके पेपर में मान लो ये ऐसा प्रश्न आ जाए, क्राइसेलिस किसे कहते हैं, तो आप कंफ्यूज न हो। रेशम कीट के लार्वा को क्राइसेलिस बोला जाता है। ठीक है। फिर इसको गर्म पानी में डालकर मार दिया जाता है। प्यूपा जो है इसको मारा जाता है। ठीक है ना। प्यूपा को मारा जाता है गर्म पानी में उबालकर, और इसको मारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्टिफलिंग। है ना। इसके मारने की प्रक्रिया स्टिफलिंग कहलाती है। ठीक है। और फिर इसका जो कोकून होता है, कोकून, कोकून से रेशम प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है ना। कोकून से रेशम की प्राप्ति की जाती है। ये रेशम प्राप्ति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रीलिंग। ठीक है ना। ये रीलिंग कहलाती है। और फिर जो है रेशम हमें प्राप्त हो गया, ये कच्चा रेशम होता है। ठीक है। बाकी मैं एक दो लाइनें आगे आपको और लिखवा दूंगा, तो आप वहां पर याद कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपने कोकून को, प्यूपा को नहीं मारा, तो वो क्या है, कोकून को काटकर और फिर वो एडल्ट में चेंज हो जाएगा। तो एडल्ट में चेंज होने से पहले पहले हम लोगों को प्यूपा को गर्म पानी में उबालकर मारना पड़ता है, अगर आप उससे रेशम की प्राप्ति करना चाहते हैं। ठीक है। अब इसमें 3 लाइनें, 4 लाइनें जो इंपॉर्टेंट थी वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे प्यूपा जो है उसको क्या बोलते हैं, क्राइसेलिस। अभी 1 मिनट पहले मैंने आपसे बात की। ठीक है। फिर देखो, कोकून जो है इसी से रेशम की प्राप्ति की जाती है, याद रखना। इसी से हम रेशम की प्राप्ति करते हैं, कोकून से। फिर देखो अगला पॉइंट क्या है, प्यूपा, कोकून, और एक और मारने की प्रक्रिया। रेशम कीट को मारना क्या कहलाता है, स्टिफलिंग कहलाता है, स्टिफलिंग। ओके। रेशम प्राप्त करना, रेशम की प्राप्ति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रीलिंग। मैंने अभी आपको बताया। फिर देखो, रेशम का कच्चा रेशा, ये जो कच्चा रेशा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रील्ड। इसको हम रील्ड बोलते हैं। रील्ड लिख देता हूँ, वैसे हिंदी में ही रील्ड लिख देता हूँ। ठीक है ना। और कच्चे रेशम को अम्लों से उपचारित करके पक्के रेशम में बदला जाता है। ठीक है। कच्चे रेशम को अम्लों से उपचारित कर, अम्लों से उपचारित कर, ठीक है, अम्लों से उपचारित कर पक्के रेशम की प्राप्ति की जाती है। ओके भाई, तो ये आपका हो गया रेशम कीट पालन से संबंधित मुख्य जो तथ्य थे वो हो, और इसमें भी आपके लगभग 15 मिनट का समय लगा। ठीक है। अब मैं आपको मोटी मोटी चीजें बताता हूँ किसके बारे में। एक तो आपका जो पर्ल कल्चर है उसके बारे में, और एक लैक कल्चर जो लक्स कीट पालन है, बस उसके बारे में। 4 4 लाइनें बस मैक्सिमम, और आपका काम 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो एक तो याद रखो, लक्स कीट पालन। ठीक है। लक्स कीट पालन। ओके ना। हाँ, लक्स कीट पालन जो है इसको कहते हैं अपने लैक कल्चर, लैक कल्चर। ठीक है। देखो, वही बातें बताइए जो मैं पेड़ कोर्स में बताता हूँ। ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट तथ्य है वो मैंने आपको सारे बताए। बस यही चीजें अगर आप पढ़ते हो तो आप कभी भी प्रश्न गलत नहीं करने वाले। ठीक है ना। लेकिन फेथ तो रखना पड़ेगा ना, वो बात तो जरूरी है। लैक कल्चर, कीट का जो नाम है वो है लेसिफेरा लेक्का, लेसिफेरा लेक्का। या अगर आप दूसरा वर्ड यूज करते हैं वो कर सकते हैं क्या, लेकार्डिया लेका, लेसिफेरा लेका या लेकार्डिया लेका, लक्ष्य कीट पालन।
और किस वृक्ष के ऊपर इसका पालन किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, बेर के वृक्ष पर, ठीक है ना। और बेर का वैज्ञानिक नाम मैं आपको बता देता हूँ, जिजीफस जुजुबा भी लिख सकते हैं, मोरेसियाना भी लिख सकते हैं, रोटंडीफोलिया शब्द भी आप यूज कर सकते हैं। जिजीफस जुजुबा, जिजीफस मोरेसियाना, जिजीफस रोटंडीफोलिया, ऐसे है ना। तो जिजीफस मोरेसियाना वर्ड आप याद रखना। बेर के वृक्ष के ऊपर इसका पालन किया जाता है, ठीक है। सर्वाधिक प्रोडक्शन, सर्वाधिक प्रोडक्शन जो है अपने इसका लक्स कीट का कहाँ होता है, झारखंड में होता है। और भारतीय लाख लाख अनुसंधान, लक्ष्य अनुसंधान भी हम लिख सकते हैं, वैसे लिखूंगा मैं, भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ है, तो मैं आपको बता देता हूँ, यह है नामकुम में, ठीक है ना, रांची, झारखंड। ओके, तो आप इस शब्द को भी इस तरीके से याद रख लेना, ठीक है। ये भी हमने पढ़ दिया। अब एक मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज पर्ल कल्चर, ठीक है। पर्ल कल्चर अर्थात मोती की खेती करना, ठीक है ना, मोती का पालन करना, अर्थात जिसको आपके सिलेबस में लिखा हुआ है मुक्ता संवर्धन, मुक्ता संवर्धन आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं एक वर्ड ऐसा लिखता हूँ, मोती एक जैविक उत्पाद है, ठीक है, जैविक उत्पाद है, वह रासायनिक दृष्टिकोण से, वह रासायनिक दृष्टिकोण से कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, याद रखिएगा। और इसकी प्राप्ति जो है वो आप किससे करते हैं, सीप से, सीप से इसकी प्राप्ति की जाती है। और सीप जो है, ठीक है ना, सीप जो है वो क्या है, अगर आप सीप की बात करें तो सीप एक प्रकार का एनिमल है, एक जंतु है, ठीक है ना। सीप जो है वो एक प्रकार का एनिमल है, एक प्रकार का जंतु है, ठीक है, वो आप याद रखिएगा। सीप एक प्रकार का एनिमल है, एक प्रकार का जंतु है। और किस संघ का सदस्य है ये, मोलस्क संघ का सदस्य है, मोलस्क संघ का, ठीक है ना, मोलस्क संघ जो है उसका सदस्य है। और वो सीप जिससे हम अधिक मात्रा में जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं, सीप जिससे मूल रूप से मोती का उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना, उसको अपने बोलते हैं, देखो, पिंक टेडा वल्गैरिस, ठीक है। पिंक टेडा वल्गैरिस वो सीप है जिससे हम अधिक मात्रा में या जिससे मोती का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, पिंक टेडा वल्गैरिस। तो आप ये वर्ड याद रखिएगा। और उम्मीद है आप लोगों को सारी बातें अच्छी तरह से क्लियर होगी। मैं कोशिश करूंगा कि इसके पीडीएफ जो है ना वो आप लोगों को उपलब्ध करवा सकूं। तो पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज्वाइन करेंगे। और टेलीग्राम चैनल जो है मैं आपको बता देता हूँ, वो है सोडा क्लासेस के नाम से, ठीक है ना। तो आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जैसे इस टेलीग्राम जो चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सारा ये पीडीएफ वगैरह जो है मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये अवेलेबल करवा सकूं, तो आपका काफ़ी हद तक जो है मामला फिट हो जाएगा। ओके, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।